दोस्तों क्या आप पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऐप्स का यूज करते हैं? पेमेंट ऐप्स जैसे गूगल पे, मोबीक्विक, पेटीएम या फ़ोनपे? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ है, एक बहुत ही बड़ा स्कैम हुआ है, जिसके बारे में पता चला है। और ये मतलब हम सभी लोगों की जो व्यक्तिगत जानकारियाँ हैं उससे रिलेटेड है, हमारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार दुबे और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाट व्हेन एंड हाउ में। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे हम किसी भी टॉपिक को 3 पैरामीटर पे चेक करके उसके बारे में एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है व्हाट, दूसरा व्हेन एंड तीसरा हाउ। ताकि इन सारे पैरामीटर पे चेक करने के बाद आप किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी खुद की एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप करने में एबल हो जाए। दोस्तों, एक पेमेंट ऐप है मोबीक्विक, जिसके मतलब कई लोग, आप लोगों में से कई लोग यूज भी करते होंगे। मैं तो नहीं यूज करता हूँ, मैं तो पेटीएम और क्या होता है फ़ोनपे पे ही हूँ और गूगल पे हूँ। तो मोबीक्विक है। मोबीक्विक से रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जितने भी मोबीक्विक के यूजर्स हैं, जो कि क्या होता है उनका नियर अबाउट 3.9 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है वो डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल है। अब ये डार्क वेब क्या है? देखिए, डार्क वेब जो है वो इंटरनेट का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी मदद से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आतंकवादी घटनाओं, ये मतलब ऐसा चीज़ है। इंटरनेट जो है एक बहुत ही मतलब वास्ट फील्ड है। इसको कोई मतलब कैचअप नहीं कर सकता। तो डार्क वेब वो हिस्सा है कि जहाँ से ये जानकारी पा पाना कि क्या होता है, अगर किसी आतंकवादी गुट ने किसी को पैसे भेजे तो किस तरीके से भेजे, क्या भेजे, वो पता लगा पाना बहुत मुश्किल है डार्क वेब के थ्रू। अब इसी डार्क वेब पे जो मोबीक्विक के लगभग नियर अबाउट 3.5 मिलियन जो यूजर्स हैं तो उसके यूजर अधिक, लेकिन 3.5 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है, जो कि सेंसिटिव डेटा है, जैसे उनका नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें क्या होता है दिमाग में आती हैं। सबसे पहला कि आखिर ये जो डेटा है ये सेल के लिए डार्क वेब पे अवेलेबल है, ये यहाँ तक तो बात समझ में आती है। आखिर ये अवेलेबल है तो इससे कोई भी हमारी जानकारी खरीदेगा। सपोज करिए मेरा नाम अमित कुमार दुबे, मुझसे कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कुछ भी मुझसे रिलेटेड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, अगर वो डार्क वेब पे अवेलेबल है भी तो उससे कोई क्या करेगा, क्या उसका फ़ायदा है? देखिए दोस्तों, आज आने वाला दौर जो है ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि मतलब डेटा का ही है। जिस कंपनी के पास जितना ज़्यादा डेटा होगा, वो कंपनी उतनी ही ज़्यादा ताकतवर मानी जाएगी। अभी प्रेज़ेंटली में सबसे ज़्यादा ताकतवर भाई जी एक ही कंपनी है, गूगल। क्योंकि उसके पास ऑल ओवर हर चीज़ का डेटा है। आप कोई भी सवाल उस पे क्या होता है सर्च करिए, उसका इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगा। तो ये जो डेटा है, ये कंपनीज़ के लिए बहुत ही काम करता है। ना केवल कंपनी, अगर इसको एक क्रिएटिव वे में देखें तो केवल कंपनी को अगर मान के चलें तो बहुत काम करता है, क्योंकि कंपनी एक तरीके से इन डेटा की माइनिंग करती है। इससे ये पता लगाती है कि हमारे जो टारगेटेड कस्टमर हैं वो कौन हैं, जो टारगेटेड कस्टमर हैं उनको हम अप्रोच कैसे करें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, फलाना कई सारी चीज़ें हैं। ये तो क्रिएटिव वे में हो गया। लेकिन अगर इसको डिस्ट्रक्टिव वे में देखें तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली चीज़ है। अब उसमें ये हो सकता है कि किसी का कोई डेटा हो, अगर किसी क्या होता है गलत हाथों में पड़ जाए तो वो उसको ब्लैकमेल करने लगे किसी भी चीज़, किन्हीं भी चीज़ों को लेके। किसी आतंकवादी संगठन के हक में आ जाए कि क्या होता है, वो उसे ये पता चल जाए कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, वो आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा। अब सीधी सी बात है कि आपका अकाउंट तो डार्क वेब पे है नहीं, वो तो नॉर्मल रियल टाइम पे है। और जिसको क्या होता है, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियाँ या पूरे वर्ल्ड की सुरक्षा एजेंसियाँ जिसको क्या होता है मॉनिटर कर रही हैं, तो वहाँ से तो वो पकड़ में आ जाएगा कि ये पैसा तो डार्क वेब से आया है। जहाँ से फँसने के चांसेज़ हैं, आपके क्या होता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लैकमेलिंग, किडनैपिंग, बहुत सारी चीज़ें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी चीज़ें मतलब की जा सकती हैं आपके डेटा के थ्रू। तो इसीलिए ये मतलब आपका डेटा इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए आए दिन सरकार जो है वो क्या होता है डेटा प्राइवेसी को लेके
नियम कानून लगाती रहती है। व्हाट्सएप ने अभी एक जो नया क्या होता है प्राइवेसी फीचर ले आया था, उसको लेके भी क्या होता है काफ़ी आउटरीच हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड में, नॉट इन द इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी आउटरीच हुआ उस पॉलिसी को लेकर, जिसकी वजह से व्हाट्सएप ने अपना वो क्या होता है प्राइवेसी अपडेट जो है वो बढ़ा दिया है मई तक। वो एक अलग प्रॉब्लम है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जो कि जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। आज बात करते हैं, तो अब ये मोबीक्विक जो है ये इसके जो कह सकते हैं आप सीईओ हैं विपिन प्रीत सिंह। इनका ये कहना है कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, ये जो भी क्या होता है, जो भी पर्सन इस चीज़ को कह रहा है कि मोबीक्विक के इतने यूजर्स का डेटा डार्क वेब पे अवेलेबल है सेल के लिए, वो गलत बोल रहा है। बट जो रिसर्चर हैं, उन रिसर्चर का नाम है राजशेखर राजहरन। इन्होंने इस चीज़ को क्या होता है पूरा मतलब क्लैरिफाई किया है। इन्होंने ट्विटर पे उस चीज़ का क्या होता है पूरा बताया है कि हाँ, या क्या होता है लोगों का डेटा वहाँ पे अवेलेबल है। इवन देन ट्विटर पे ही आप जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि कई सारे यूजर्स ने इस बात को क्या होता है एक्लेम भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, अपनी कॉन्सेंट भी दी है कि हाँ, उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होता है डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं कि ये जो यूजर्स हैं जिन्होंने ये बोला कि उनका डेटा डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल है, ये आखिर डार्क वेब क्यों यूज करने गए थे, वो एक दूसरी इंक्वायरी का सब्जेक्ट है। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि आफ्टर ऑल ये जो डेटा क्या होता है हमारा जो क्या होता है डार्क वेब पे सेलिंग के लिए अवेलेबल है, तो ये किसने वहाँ अवेलेबल करवाया? क्या मोबीक्विक ने अवेलेबल करवाया? जी नहीं, ये मोबीक्विक ने नहीं अवेलेबल कराया। कोई भी कंपनी अपने क्या होता है पोर्टफोलियो के साथ या अपने कस्टमर के साथ ऐसी गलती नहीं करती है। ये जो भी काम करेंगे ये हैकर्स करते हैं। कुछ एथिकल हैकर्स होते हैं, कुछ अनएथिकल हैकर्स होते हैं। जो अनएथिकल हैकर्स होते हैं उन्हीं का ये काम होता है आपका डेटा चुरा के उनको गलत जगह हाथों में दे देना। अब ऐसा नहीं है कि ये मोबीक्विक ऐसी पहली कंपनी है जो कि इस तरीके का डेटा लीक का शिकार हुई है। इसके पहले बिग बास्केट जैसी बड़ी क्या होता है रिनाउंड कंपनी का भी क्या होता है डेटा लीक हो चुका है। जूस पे जो कि पेमेंट एग्रीगेटर लेंडर है, उसका भी क्या होता है डेटा लीक हो चुका है। तो अब अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो कि रेगुलेटर है यानी आरबीआई, क्या आरबीआई इस रिलेशन में कोई काम नहीं कर रही है? जी नहीं, आरबीआई इस रिलेशन में काम कर रही है। बट प्रॉब्लम्स क्या है कि प्रॉब्लम्स जो है वो कुछ हद तक कंपनीज के एंड पे गलत हो रहा है और कुछ हद तक हमारे एंड से गलत हो रहा है। आप आए दिन पेपर्स में पढ़ते होंगे, मैं तो डेली पढ़ता हूँ, मैं तो कई और एक बार तो मैं खुद ही शिकार होते होते बचा हूँ कि आए दिन पेपर में पढ़ते हैं कि वो फ़ोन आया और क्या होता है उसने ओटीपी पूछा, ओटीपी हमने बता दिया और पैसा हमारे खाते से उड़ गया। इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई भी घटना आपके साथ घटती है जहाँ पे आपका पैसा आपके खाते से उड़ा दिया जाता है, तो आप तुरंत अपने पास के साइबर सेल थाने में जाइए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करिए। ये तुरंत का काम है, तुरंत करेंगे, आपका पैसा आपके पास सुरक्षित पहुँच जाएगा, क्योंकि साइबर सेल इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है, लोगों का पैसा वापस कराती है। मैंने पेपर्स में कई बार पढ़ा भी है कि किसी के अकाउंट से पैसे उड़ा दिए गए, लेकिन जब उसने साइबर सेल की मदद ली तो साइबर सेल ने क्या होता है ऐसा काम किया कि उसके पैसे उसके खाते में वापस आ गए। अब होता क्या है, अब यही सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि क्या होता है कि जो ओटीपी पूछ रहे हैं, जिससे पूछा जा रहा है, वो अगर एक बार के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जी नहीं, पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे-अच्छे पढ़े लिखे होते हैं। कोई वकील होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई टीचर होता है, कोई बिज़नेसमैन होता है, लेकिन उसके बाद भी वो इन सारे चक्करों में फँस जाते हैं। ये तो हमारे एंड से है। कंपनी के एंड से क्या है कि कंपनी जो है वो हमारी जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन क्या होता है चेक करता है। देखिए, अब इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आप अमेज़न से आप किसी तरीके की परचेज़िंग कर रहे हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो क्या होता है पेमेंट ऑन डिलीवरी और दूसरा होता है इंस्टेंट डिलीवरी, जो कि इंस्टेंट पेमेंट, जो कि क्या होता है इंस्टेंट पेमेंट का ऑप्शन क्या होता है कोविड-19 के समय में काफ़ी उभरा, क्योंकि वो क्या होता है इंस्टेंट पेमेंट तुरंत माँगते थे। तो इंस्टेंट पेमेंट हुआ। अब इंस्टेंट पेमेंट करने के लिए आपको अपनी कार्ड डिटेल भरनी पड़ेगी। कार्ड डिटेल जो भी है जितने भी डिजिट का कार्ड नंबर है वो, सीवीवी नंबर, एक्सपायरी डेट, आपका नाम एग्ज़ैक्टली जो प्रिंटेड है कार्ड पे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे भरनी पड़ती है। अमेज़न क्या करता है कि यही कार्ड डिटेल वो अपने एंड पे सिक्योर कर लेता है, सेव कर लेता है, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम फिर से चेक इन करें किसी भी तरीके की परचेज़िंग के लिए तो आपको ये सारी डिटेल ना डालनी पड़े।
यहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सपोज़ करिए अमेज़न का तो वैसे बैकअप एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो उसकी आईटी टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो इन सारी चीज़ों को हो हर कंपनी की स्ट्रॉन्ग है। कोई भी कंपनी ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, लेकिन अगर सपोज़ करिए कि अगर उसका जो प्रोटेक्शन वॉल है वो अगर ब्रीच हो गया, तो आपका ये सारा डेटा हैकर्स के हाथ में चला जाएगा, जो कि एक बहुत ही मतलब क्या होता है चिंता की बात है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड या डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक नया सेट ऑफ रूल क्या होता है रिलीज किया है और कहा है कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं या एनबीएफसी हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या जितने भी पेमेंट लेंडर्स एग्रीगेटर ऐप्स हैं, उनको इन सारे जो रूल्स हैं उसमें क्या होता है अपनी वेबसाइट पे रिलीज किया है, इन सारे रूल्स को फॉलो करना ही होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये रूल्स क्या क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो चीज़ बनाया गया है जो इस रूल में बदलाव की बात की गई है। अब एग्ज़ैक्टली में आरबीआई कर क्या रहा है और कहना क्या चाहता है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जो मोटा-मोटी ये समझ में आ रहा है कि जैसे सपोज़ करिए कि आप कोई क्या होता है ट्रांज़ैक्शन करते हैं। सपोज़ करिए आप कोई पेमेंट करते हैं, आपने किसी एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, आपने पेमेंट के लिए प्रोसीड किया। तो पेमेंट कंप्लीट करने के लिए आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आता है। ये ओटीपी उसी मोबाइल पे आएगा जो मोबाइल आपके बैंक से रिलेटेड होगा। तो वो ओटीपी भेजेगा आपके मोबाइल पे। हाँ, यहाँ पे ये फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि जो ओटीपी आएगी, वो आपके उसी मोबाइल नंबर पे आएगी क्या होता है जो मोबाइल नंबर आपके उस पर्टिकुलर बैंक में जिस बैंक से आपने किया है कि इस बैंक से मैं इंटरनेट बैंकिंग करूँगा, उस पर्टिकुलर बैंक में जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा। ये तो एक चीज़ हुई। तो अब यहाँ पे आरबीआई का ये मानना है कि ये ओटीपी वाली जो प्रोसेस है, इसमें भी फ्रॉड हो सकता है। भाई हो सकता है ये कि क्या होता है, कोई आपका मोबाइल लेके उसे ये सारी इन्फॉर्मेशन हो कि आपका कार्ड नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें हैं और वो क्या होता है वो कार्ड नंबर और सारी चीज़ें प्रोसेस में डाल दे। जब ओटीपी आए तो मोबाइल नंबर भी उसका मोबाइल भी है उसका आपका उसके पास अवेलेबल हो, वो वहाँ से उन ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर ले। तो आरबीआई का ये कहना है इन सारे जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं कि क्या होता है आप क्या होता है ओटीपी के अलावा और भी कुछ अल्टरनेट व्यवस्था रखिए जो कि उस ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट कर सके, उस ट्रांजैक्शन को मतलब ये कर सके कि हाँ इस ट्रांजैक्शन को वैलिड पर्सन जो कि इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पर्सन है वही कर रहा है। ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा जो रूल है वो है रिकॉन्सिलेशन क्या होता है जो सिस्टम है उसमें थोड़ा चेंजिंग करने का। अब रिकॉन्सिलेशन सिस्टम क्या है? देखिए दोस्तों जैसे होता क्या है, कई बार हम कोई ऐप यूज़ करते हैं तो उसमें हम पेमेंट के लिए प्रोसीड करते हैं। सपोज़ करिए किसी वजह से पेमेंट हमारा कट जाता है, लेकिन जिस काम के लिए हमने पेमेंट किया था वो काम हमारा होता नहीं है। मतलब पेमेंट कट गया और वैसे तो आरबीआई का रूल है कि अगर पैसा आपके अकाउंट से कट गया है और गलती से कट गया है या मतलब इस तरीके का कुछ काम हुआ है कि आपने जिस काम के लिए पेमेंट किया था वो काम नहीं हुआ है लेकिन उसके बाद भी आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो 2 से 3 वर्किंग डेज़ में आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में चला आता है। तो वहाँ पे बैंक का ये कहना है कि ऐसी अगर कोई भी आरबीआई का ये कहना है कि ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कि किसी कस्टमर के अकाउंट से पैसे कट गए बट उस सर्विस को वो अवेल नहीं कर सका या उस प्रोडक्ट को वो परचेज नहीं कर सका जिस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए उसने ये पेमेंट किया है सॉरी। तो उस कंडीशन में जब भाई सीरीज़ बात है तब कस्टमर कंप्लेंट करेगा कि मैंने ये सर्विस के लिए किया था, पैसा मेरा कट गया लेकिन ये सर्विस मुझे मिली नहीं या ये प्रोडक्ट मुझे मिला नहीं। तो उस कंडीशन में जो क्या होता है जितने भी रिलेटेड पार्टीज़ हैं, उन सबके पास इसकी इन्फॉर्मेशन 24 घंटे के अंदर पहुँचनी चाहिए। अब इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने ज़ोमैटो से कोई खाना ऑर्डर किया, आपने फ़ोन पे का यूज़ किया, फ़ोन पे से आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट कर तो दिया, पैसा कट गया, बट खाना आपका आया नहीं। तो आप इस चीज़ की कंप्लेन करेंगे कि भाई मेरा पैसा कट गया, मैंने खाना ऑर्डर किया था, खाना तो आया नहीं। तो अब जब कंप्लेन आप क्या होता है लॉन्च करेंगे, तो ये आपकी कंप्लेन जो है इस क्या होता है सिस्टम से जुड़े जितने भी पार्टीज़ हैं, उनके पास इससे रिलेटेड एक नोटिफ़िकेशन या एक नोटिस पहुँच जाएगी। जिसमें ज़ोमैटो होगा, फ़ोनपे होगा, वो पर्सन होगा जिसके यहाँ से क्या होता है आपको खाना आना था। 24 घंटे के अंदर ये इन्फॉर्मेशन ये नो क्या होता है जो भी इन्फॉर्मेशंस है ये उन क्या होता है पार्टीज़ के साथ क्या होता है शेयर हो जाएगी और आपका जो भी कंप्लेन है उसको क्या होता है
सॉल्व किया जाएगा। तीसरा जो प्रॉब्लम है कि अग ये तो जो भी चीज़ें थी, ये तो आपका अगर कोई पर्सन जो है वो ऐप के थ्रू अगर क्या होता है ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसकी ऑथेंटिकेशन जांच करने के लिए था। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि वेब पेजेस के थ्रू क्या होता है ट्रांजैक्शन करते हैं, किसी बैंक के वेब पेजेस के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑर्डर करते हैं, सामान मंगाते हैं। तो उस कंडीशन में आरबीआई का ये कहना है कि जो भी बैंक का वेब पेज होगा वो आप कह सकते हैं आपकी जो कैप्चा फिलिंग होती है, कैप्चा फिलिंग क्या होती है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, सारी चीज़ डिटेल करने के बाद नीचे पूछा जाता है कि फिल अप द अबव इन द फिल द अबव नंबर्स इन द रिक्वायर्ड बॉक्स एंड प्रूफ यू आर नॉट अ रोबोट, ऐसी सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो वो कैप्चा फिलिंग केसीपी भाई कुछ भी हो सकता है। तो वो आरबीआई का ये कहना है कि जो कैप्चा फिलिंग का जो प्रोसेस है या कैप्चा फिलिंग में जो वर्ड्स हैं या जो नंबर्स हैं या वर्ड्स और नंबर्स का जो मिक्सचर है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तभी क्या होता है जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो रूल आरबीआई लाना चाह रहा है ये सक्सेस होगा। इसके अलावा जो वेब पेज है क्या होता है, किसी भी बैंक का या किसी भी पेमेंट एग्रीगेटर लेंडर का या किसी भी क्या होता है कोई भी ऐप जो इसमें क्या होता है पेमेंट की बातें होती हैं, तो वो जो हैं वो अपनी साइट्स पे ये इस चीज़ का एक सेक्शन बनाएंगे, इस चीज़ के बारे में एक कॉर्नर बनाएंगे जहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप ये इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कस्टमर्स को कि अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो अपनी कंप्लेन कैसे लॉन्च कर सकते हैं, कैसे वो अपनी जो भी शिकायतें हैं वो एप्रोप्रिएट पर्सन तक पहुंचा सकते हैं और कितने दिनों में उनकी शिकायतों का निपटारा होगा। इसके अलावा जो एक इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था कि जो पेमेंट ऐप्स हैं या जो भी एनबीएफसी हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये कस्टमर का जो भी सेंसिटिव डेटा है ये अपने एंड पे उसको स्टोर नहीं करेंगे, ये अपने एंड पे इसको स्टोर नहीं करेंगे। जैसे कस्टमर का कार्ड नंबर या उसके एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर, कस्टमर का नाम, ये सारी चीज़ें जो भी ऐप्स हैं, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जो भी वेबसाइट्स है या ऐप्स है वहाँ उसमें वो स्टोर नहीं करेंगे। जैसे अमेजन पे आपने इसके पहले देखा होगा कि अमेजन पे या किसी किसी भी क्या होता है पेमेंट ऐप पे कि आपने पेमेंट किया तो आपका कार्ड वहाँ पे अगर ऑलरेडी क्या होता है फीड है, आपने फीड करके रखा हुआ है, बस आपको करना क्या है अपना सीवीवी नंबर उसमें डालना है, आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अब से ऐसा नहीं है क्योंकि अगले 6 महीने में ये सारे रूल लागू भी हो जाएंगे आरबीआई के हिसाब से। अब क्या है कि आपको अपना कार्ड डिटेल बार-बार भरना पड़ेगा। अगर एक दिन में आपने 10 बार किसी चीज़ का ऑर्डर किया है तो 10 बार आपको अपनी कार्ड डिटेल उस वहाँ पे डालनी पड़ेगी। ये आरबीआई ने करने की कोशिश की है ऑनलाइन डिजिटल ट्रांज़ैक्शन को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए। लेकिन सीधी-सी बात है कि कोई भी नियम हो कोई भी कानून हो, उसमें कुछ न कुछ लूप होल्स होते ही हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो उन्हीं लूप होल्स के बारे में बात करते हुए जो नेस्कॉम है, जो कि ट्रेड चैम्बर्स की एसोसिएशन है, उसने ये कहा कि ये मतलब अगर सपोज करिए भाई हम अपने एंड पे किसी कस्टमर का डेटा क्या होता है सेव नहीं करता जैसे अभी तक करते आए थे, तो प्रॉब्लम हमारे लिए तब होगी जब कोई कस्टमर हमको कंप्लेन क्या होता है लॉन्च करेगा। उस कंडीशन में चूंकि हमारे पास कस्टमर का डेटा तो है नहीं, ना तो नाम है, ना तो कार्ड नंबर है, ना तो कुछ भी चीज़ें नहीं है कि हम उस चीज़ को ऑथेंटिकेट कर सके कि हाँ कस्टमर जो कह रहा है वो सही कह रहा है। तो उस कंडीशन में हमको किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, हमको बैंक्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा या उस पेमेंट ऐप के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा जिसके थ्रू पेमेंट किया गया था। कि क्या होता है कि जब वो हमें देंगी तब हमें क्या होता है कस्टमर के इन सारे जो भी कस्टमर ने ग्रीवेंसेज लॉन्च किए हैं उसको वेरीफाई करेंगे, अगर वो सही हुआ तब हम आगे प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पे अगर मेरे आपके बिहाफ पे देखें कि हम लोगों को क्या फ़ायदा है, तो देखिए फ़ायदा तो बहुत है लेकिन नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, ये सारी चीज़ें हैं, फ्रॉड होने से बच जाएंगी और क्या होता है कई सारी चीज़ें हैं, हमको ये पता चलेगा कि क्या होता है कैसे अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कैसे हम कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, कैसे हमको हमारा पैसा मिलेगा, ये सारी चीज़ हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम एक ही है, वो ये है कि जब भी आप बार बार किसी भी ऐप पे चेक इन करेंगे तो उस कंडीशन में आपको आपका कार्ड डिटेल याद होना चाहिए। एक ह्यूमन पर्सन के लिए थोड़ा मुश्किल है कि क्या होता है 16 डिजिट या 15 डिजिट का कार्ड नंबर याद करना, फिर उसकी एक्सपायरी डेट याद करना और फिर सीवीवी नंबर भी याद करना। हाँ, उस कंडीशन में ये पॉसिबल है कि अगर मेरे जैसे मेरे पास केवल एक ही कार्ड है डेबिट कार्ड,
तो मैं उसका नंबर क्या होता है लर्न कर सकता हूँ। जब मैंने कहीं ऑर्डर किया तो मैं उस चीज़ को क्या होता है वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। लेकिन मैं तो इकलौता हूँ नहीं इस पूरे देश में, कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास 10-10 डेबिट कार्ड हैं, 10-10 क्रेडिट कार्ड हैं। तो उस कंडीशन में उनको वो उन सारे का क्या होता है नंबर जो है वो मेमोराइज़ करना बड़ा मुश्किल काम है। तो अब आरबीआई का ये कहना है कि भैया देखिए, आपको अगर सिक्योर रहना है, सुरक्षित रहना है, आप ये चाहते हैं कि सुरक्षित तरीके से ट्रांजैक्शन करें, तो आपको भैया या तो आप मेमोराइज़ कर लो, चाहे आप 1 कार्ड रखो, 10 कार्ड रखो, 10,000 कार्ड रखो, सबका नंबर या तो मेमोराइज़ कर लो, सीवीवी नंबर मेमोराइज़ कर लो, या सारी जितने भी कार्ड्स हैं आपके पास, उन सबको अपने साथ डेली कैरी करो। बस, अगर सुरक्षित रहना है तो। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये ठीक भी है, कस्टमर एंड पे ये नियम जो है वो ठीक है। और एक थोड़ी कह सकते हैं इससे पारदर्शिता आएगी हर चीज़ में, हमको ये पता रहेगा कि हमारा पैसा कटा है तो कैसे कंप्लेन हम लॉन्च करेंगे, हमारा पैसा हमको वापस कितने दिनों में मिलेगा, जो भी चीज़ें हैं। आप क्या राय है आरबीआई के द्वारा इश्यू किए गए इस नए डिजिटल ट्रांजैक्शन रूल्स पे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे बनाए हुए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।